जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 दो चरणों में हो सकता है। अक्टूबर तक सारी प्रक्रिया भी पूरी कर ली जा सकती है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जा रही है। 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 चरणों में ही चुनाव कराए जाने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। झारखंड के अलावा जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव इसी साल होने हैं। झारखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय वारदात या नक्सली घटना की सूचना नहीं है और मतदान की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। इसको देखते हुए झारखंड में अधिकतम 2 या 3 चरण में चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। झारखंड में 2014 और 2019 में 5-5 चरणों में विधानसभा का चुनाव हुआ था। वहीं महाराष्ट्र और हरियाणा की बात करें तो 2019 में वहां एक ही चरण में पूरा चुनाव करा लिया गया था। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम भी अगस्त तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद झारखंड कभी भी चुनाव कराने के लिए तैयार है। 2014 में 25 नवंबर, 2 दिसंबर, 9 दिसंबर, 14 दिसंबर और 20 दिसंबर को मतदान हुआ था और 23 दिसंबर को परिणाम जारी कर दिए गए थे। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 30 नवंबर, 7 दिसंबर, 12 दिसंबर, 16 दिसंबर और 20 दिसंबर को मतदान हुआ था और 23 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित हो गए थे। दोस्तों, मैं एक एक करके झारखंड की सभी विधानसभा सीटों का हाल अब बताऊंगा। 2024 की चुनावी तस्वीर तो तभी सामने आ पाएगी जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, प्रत्याशियों के नाम भी घोषित हो जाएंगे। लेकिन पिछले चुनावों में क्या रहा, अभी वहां ज़मीन पर क्या स्थिति है, बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं, इन सब पर चर्चा करने से एक खाका बन जाता है। कौन कौन लोग वहां उम्मीदवार हो सकते हैं, इन सब पर भी चर्चा करेंगे और एक खाका ये बन जाता है कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी या कौन सा कैंडिडेट मजबूत है। तो शुरुआत इस वीडियो की राजमहल विधानसभा से करेंगे, क्योंकि यही है झारखंड का विधानसभा क्षेत्र नंबर 1। दोस्तों, राजमहल विधानसभा का इलाका राजमहल की पहाड़ियों और गंगा नदी से घिरा हुआ है। मध्यकाल में इस क्षेत्र को उगमहल के नाम से जाना जाता था। राजमहल की पहाड़ियां करीब 567 यानी 567 मीटर की ऊंचाई तक उठती हैं। इस क्षेत्र में अकबरी मस्जिद और बंगाल के नवाब मीर कासिम का महल है। राजमहल झारखंड के साहिबगंज जिले में पड़ता है। इस सीट से वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी अनंत कुमार ओझा ने जीत दर्ज की थी। अनंत ओझा ने आजसू पार्टी के मोहम्मद ताजुद्दीन, जो कि एमटी राजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनको 12,372 वोटों से हराया था और लगातार दूसरी बार विधानसभा पहुंचे थे। ओझा इसके पहले 2014 का विधानसभा चुनाव भी जीते थे। 1952 से अब तक यहाँ 15 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 7 बार भारतीय जनता पार्टी ने और 5 बार कांग्रेस ने यहाँ जीत हासिल की है। ध्रुव भगत ने सबसे ज़्यादा बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। वे 1977 में निर्दलीय और 1980, 1985 और 1995 में भाजपा के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए। भाजपा के ही अरुण मंडल और अनंत ओझा 2-2 बार यहाँ से चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। 1952 में कांग्रेस के बुरहानुद्दीन खान के बाद कोई मुसलमान राजमहल से विधायक नहीं बन पाया है। बिहार के विधानसभा के 1957 में हुए दूसरे चुनावों में कांग्रेस के विनोदानंद झा यहां से जीते और फरवरी 1961 से अक्टूबर 1963 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों, वेबसाइट चाणक्य.com के अनुसार राजमहल में आदिवासी मतदाताओं की संख्या करीब 22% है। अनुसूचित जाति की आबादी 4% और मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत 45 है। यहाँ लगभग 72% ग्रामीण मतदाता हैं। ओबीसी की बात करें तो मंडल जाति के मतदाताओं की संख्या 12% और यादव मतदाताओं की संख्या 4% है और ये चुनाव नतीजे तय करने में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजमहल सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी विजय हांसदा को 1,78,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीत मिली थी। हालांकि कहा जा रहा था कि उनकी स्थिति इस बार ठीक नहीं है, लेकिन इसका उल्टा परिणाम आया। यह इलाका ज़मीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और टेंडर कमीशन घोटाला में कांग्रेस विधायक दल के तत्कालीन नेता आलमगीर आलम को जेल भेजे जाने की प्रतिक्रिया के कारण भी
रहा हो सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार के पक्ष में इस कदर लहर देखने को मिली थी कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा प्रत्याशी को हार मिली थी। वहां पिछड़ गए थे भाजपा के उम्मीदवार ताला मरांडी। साल 2019 में राजमहल विधानसभा सीट से भाजपा के अनंत ओझा ने जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वे अपने प्रत्याशी को अपने विधानसभा क्षेत्र से बढ़त दिलाने में सफल नहीं हो सके और उनके विधानसभा क्षेत्र में ताला मरांडी जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वे 3,597 वोटों से पिछड़ गए। खुद अनंत ओझा की बात करें तो उन्हें 2019 के विधानसभा चुनाव में 12,372 वोटों से जीत मिली थी। भाजपा के अनंत ओझा को 88,904 वोट मिले थे, जबकि आजसू पार्टी के मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा को 76,532 वोट मिल पाए थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। एमटी राजा आजसू छोड़कर जेएमएम में शामिल हो चुके हैं। वे पहले भी जेएमएम में ही थे, लेकिन उसके बाद आजसू में चले गए थे। इसी साल 6 मार्च को कल्पना सोरेन ने उनकी जेएमएम में वापसी कराई है। एमटी राजा का अपना एक बड़ा जनाधार है और माना जाता है कि वे राजमहल के अलावा बोरियो और बरहेट जैसी पड़ोसी सीटों पर भी अपना व्यापक असर रखते हैं और माना यह भी जा रहा है कि एमटी राजा के आने से अनंत ओझा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस बार स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं को यह भी कहते सुना जा रहा है कि अनंत ओझा को इस चुनाव में बहुत मुश्किल होने वाली है। ओझा 2014 का विधानसभा चुनाव मात्र 702 वोटों से जीते थे। उस समय भी हारने वाले उम्मीदवार एमटी राजा ही थे, लेकिन तब वे जेएमएम के उम्मीदवार थे। तो इस बार राजा भी अपनी पिछली 2 हारों का हिसाब चुकाने उतरेंगे। 2009 से राजमहल सीट पर भाजपा का लगातार कब्जा बना आ रहा है और विधानसभा चुनाव के पहले संथाल परगना में डेमोग्राफी बदलने का मुद्दा बीजेपी काफ़ी जोर शोर से उठा भी रही है और विधायक अनंत ओझा ने भी विधानसभा के पिछले सत्र में, जो कि मॉनसून सत्र था, इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद अनंत ओझा ने चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की थी। कहा था कि मतदाता सूची से नाम उड़ा दिए जाने के कारण हज़ारों की संख्या में लोग मतदान करने से वंचित रह गए थे और इनमें ज़्यादातर हिंदू मतदाता थे। सिर्फ राजमहल लोकसभा क्षेत्र के तहत ही मतदाता सूची से उन्होंने 8 से 10 हज़ार हिंदुओं के नाम गायब कर देने का आरोप लगाया था। भाजपा का कहना था कि राजमहल विधानसभा से हर बार बीजेपी को बड़ी लीड मिलती थी, लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव में भाजपा राजमहल विधानसभा क्षेत्र से 3,597 वोटों से पिछड़ गई। और इसके बाद जब बीजेपी के नेताओं ने इसके कारणों की पड़ताल शुरू की तो यह बात सामने आई कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में वोटरों के नाम डिलीट किए गए थे। भाजपा का कहना है कि इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से राजमहल विधानसभा क्षेत्र की डेमोग्राफी में, यानी वहाँ का जो आबादी का संतुलन है, उसमें काफ़ी बदलाव हो चुका है। जनसांख्यिकी पूरी तरह से बदल गई है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र के पाकुड़ विधानसभा के बाद अब राजमहल में भी मुस्लिम समुदाय के लोग निर्णायक भूमिका में आ गए हैं, यानी यही लोग अब तय करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। मतदाता सूची से सिर्फ हिंदुओं का ही नाम गायब हुआ है, यह भी बीजेपी का आरोप है। इस पर साहेबगंज के उपायुक्त हेमंत सती को पिछले दिनों मीडिया में यह कहते हुए सुना गया कि विधायक अनंत ओझा ने बड़ी संख्या में मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से काटे जाने की शिकायत की है। उन्हें इसकी सूची देने को कहा गया है। अगर इस तरह की गड़बड़ी जानबूझकर की गई है तो ऐसा करने वाले कर्मियों को चिन्हित करके उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बीजेपी का कहना है कि सिर्फ बीएलओ पर ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा, इसके पीछे उच्च स्तरीय साजिश है। तो बहरहाल लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में एक बार फिर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का, यानी रिवीजन का काम शुरू हो गया है, जो 31 अगस्त तक खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि अनंत ओझा ने इसमें सुधार करा लिया होगा और जिन लोगों के नाम काट दिए हैं उन्हें फिर से जोड़ दिया गया होगा। दोस्तों, मुद्दों की बात करें तो राजमहल का इलाका पत्थरों और बालू के अवैध खनन के लिए चर्चा में रहा है। यहाँ से इन चीज़ों की तस्करी बिहार और बांग्लादेश तक की जाती है। ईडी झारखंड में जिस 1200 करोड़ रुपए के अवैध पत्थर खनन के मामले की जांच कर रहा है और हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जिस मामले में जेल में बंद है, वह इसी इलाके से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजमहल से सटी बरहेट की
एसटी सुरक्षित सीट से विधायक हैं और टेंडर कमीशन घोटाला में जेल में बंद कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम भी पाकुड़ से विधायक हैं, जो कि इसी राजमहल संसदीय सीट के अंतर्गत आता है। दोस्तों, ज़्यादा संभावना इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार भी अनंत ओझा ही उम्मीदवार बनाए जाएंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से एमटी राजा या मोहम्मद ताजुद्दीन, एक ही आदमी है, एक ही नाम है, तो वो ताल ठोकते दिखाई देंगे। चुनाव का परिणाम ही यह तय करेगा कि राजमहल पर कौन राज करेगा। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? राजमहल विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपकी क्या राय है? कौन वहां से बेहतर उम्मीदवार हो सकता है और किसके चुनाव जीतने की वहां ज़्यादा संभावना है? प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो अगर ज्वाइन भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।